हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस में कुछ टर्म्स और उसके जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कैलकुलेशंस, साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे मोलालिटी के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक जो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में डिस्कस करेंगे। एक पहले बताते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस या सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द amount of maximum amount of solute, not solvent, that is a solute, that can be dissolved in specific amount of solvent at specific temperature, at a specific temperature। मतलब solubility क्या है कि maximum amount of solute can be dissolved in particular solvent at particular temperature या specific temperature। अब क्या है कि सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। तो चार चीजों पे डिपेंड कर रही है। वैसे बेसिकली क्या है कि सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहले हम पढ़ने वाले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड्स में क्या होगा कि सॉल्यूट जो है वो हमारा कैसा है, वो सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। इसमें अब ध्यान देंगे तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाएगा। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। अब सॉल्यूट सॉलिड है, तो अब क्या सबसे ध्यान दो कि सॉलिड जो है, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है। अब कंप्रेसिबल नहीं होता है तो सॉलिड पे जो है प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, आगे पढ़ेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है, तो होना ही नहीं होगा क्योंकि सॉलिड्स जो है रिजिड्स होते हैं। तो सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इफ, अगर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या करती है, वो करती है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब कि जैसा नेचर सॉल्यूट का होगा वैसा ही सॉल्वेंट का होगा, तो वो डिसॉल्व होंगे। क्योंकि दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है, और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सेम होगा तभी वो डिसॉल्व हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। तो आपको याद रखना है कि उनका जो है इंटरमोलिकुलर जो है वो क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। कह सकते हैं पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। कि पोलर सोल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, और नॉन पोलर सोल्यूट जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। आवाज क्लियर है? सोडियम क्लोराइड एंड शुगर लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व इन रेडिली इन द वाटर, और नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन डिसॉल्व इन द बेंजीन। अगर हम नेफ्थलीन को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि दोनों का जो है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिल्कुल अलग अलग है। तो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सेम का मतलब क्या है कि लाइक सब्सटेंस डिसॉल्व इन द लाइक सब्सटेंस, मतलब लाइक डिसॉल्व्स लाइक। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन क्या है कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, मतलब कि सम सॉल्यूट डिसॉल्व इन किसमें, सॉल्वेंट में। तो जब हम ऐड करते जाते हैं, उसको एडिशनल करते जाते हैं, मतलब कि सॉल्यूट और बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लगती है। उस कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। ठीक है। तो when solid solute is added to solvent, some solute dissolve and its concentration increase in the solution, this process is known as the dissolution। इसका अपोजिट होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन सिर्फ वाटर के साथ है, वाटर एक सॉल्वेंट है हमारा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर उसको हम ऐड करते जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो डाइल्यूशन होता है। देन क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है सम सोल्यूट पार्टिकल जो है वो क्या कर जाते हैं, कोलाइड। some solute particles in solution collide with the solid solute particle and get separate out of the solution, this process known as the recrystallization। क्या कहते हैं उसको, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जब क्या कहते हैं कि सोल्यूट के पार्टिकल जो है किसी सॉलिड पार्टिकल्स के साथ क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं,
और वो बाद में सेटल डाउन होने लगते हैं, मतलब कि सेपरेट होने लगते हैं सॉल्यूशन से, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि एट ए इक्विलिब्रियम पॉइंट में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सोल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट। तो ये जो टर्म्स ही दो, ये आपकी जो है एनसीईआरटी में नहीं है, बेसिक टर्म्स है वैसे, तो आपको याद रख लेनी है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? हम किसी भी सॉल्यूशंस में क्या कहते हैं, सॉल्वेंट के साथ जब डिसॉल्व करते हैं, किसको, सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, तो इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी डिसॉल्व हो सकती है, उसी को हम क्या बोलते थे, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इन पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जब सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट हो गई हमारी, तो अब वो क्या है कि हम सोल्यूट को बार बार ऐड करते जाएं, बार बार ऐड करते जाएंगे, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सोल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, अगर हम उसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज ना करें। अगर वो डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, उस वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने मान लो एक गिलास में जो है वाटर लिया है, इस वाटर में जो है हम क्या पोर कर रहे हैं, सॉल्ट। तो यहाँ है वाटर और इसमें जो है सॉल्ट पोर कर रहे हैं हम। तो सॉल्ट हम बार बार डिसॉल्व करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्ट जो है डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, और तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि उसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। मान लो आपने क्या लिया, 1 लीटर वाटर लिया, उसमें 1 स्पून जो है आपने क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया है। अब 1 स्पून आपने शुगर ऐड कर दिया है वाटर में, तो और भी तो शुगर उसमें ऐड हो सकती है ना, और शुगर वो डिसॉल्व भी हो जाएगी। तो इस वाले सॉल्यूशन को बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये दोनों सॉल्यूशन आपको याद होने चाहिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब इस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जब शुरुआत की थी मैंने सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड की, तो मैंने भी बताया था कि इसके इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालने वाला है और प्रेशर क्या इफेक्ट डालने वाला है। अब टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर में हमारे पास सॉलिड है हमारा क्या, सॉल्यूट, तो टेम्परेचर से तो वो मेल्ट हो सकता है आराम से, मतलब कि लिक्विड की तरफ जा सकता है, और लिक्विड ही हमारा है तो डिजोल्व होने में आसानी होगी। तो अब क्या है कि डिजोल्यूशन जो है हमारे पास जो प्रोसेस है, उसमें जब टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी। अब देखो क्या है कि इनसैचुरेटेड सॉल्यूशन डिसोल्यूशन प्रोसेस जो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, और एक्सोथर्मिक होती क्यों है, तो उसके बाद लिखा है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, बट सॉरी एंडोथर्मिक। अब ये तो एंडोथर्मिक के लिए है कि अगर जैसे हम डालते जा रहे हैं और उसमें क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, वो और ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वही शुगर सिरप में हम बनाते हैं, तो शुगर सिरप जब बनाया जाता है, तो शुगर जैसे अगर ठंडे में हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो कम शुगर डिसॉल्व होती है, उसके नीचे हम क्या करते हैं, और ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेचर प्रोवाइड करने में और ज्यादा शुगर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। बट अगर हमारी रिएक्शन वहीं पर कैसी हुई, एक्सोथर्मिक हुई, और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट क्या होगी, रिलीज होगी, तो उस केसेस में जो है टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्युबिलिटी के, और एक्सोथर्मिक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में मैंने ही पहले ही डिस्कस किया था फर्स्ट में ही, कि इसका प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड्स हैं वो आपके कैसे होते हैं, रिजिड नेचर के होते हैं। सॉलिड्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। तो इस केस में जो लिक्विड सॉलिड्स हैं हमारे, ये क्या है, कंप्रेस नहीं हो सकते, और कंप्रेस नहीं होंगे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो प्रेशर डज नॉट चेंज एनी सिग्निफिकेंट सोल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड्स बिकॉज सॉलिड्स, ठीक है, वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। देन इसके बाद आता है नॉट या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है,
जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें और ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, बट उसमें स्पेसिफिक कंडीशन होगी, क्योंकि हमने अभी सैचुरेटेड में पढ़ाया था कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज ना करें, वो कांस्टेंट रखें, तो सैचुरेटेड आएगा। तो क्या होगा कि हम और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं एट हायर टेम्परेचर इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आता है जैसे कि आप शुगर सिरप बनाते हैं किसी चीज के लिए, तो सुपर सैचुरेटेड में होगा क्योंकि वो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं उसका, और शुगर उसमें और ज्यादा जो है डिसॉल्व होती जा रही है। नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, देखो गैस जो है वो कंप्रेसिबल है, तो यहाँ प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। अब गैस है सोल्यूबल वाटर एज वेल एज इन अदर लिक्विड ग्रेटर एंड लेसर एक्सटेंट। मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि गैस जो है वाटर में भी डिसॉल्व हो सकती है, अदर लिक्विड में भी, बट उन दोनों का जो होगा, किसी में कम डिसॉल्व होंगी और किसी में ज्यादा डिसॉल्व होंगी। वो डिपेंड किस पे करेंगे कि नेचर ऑफ गैस कैसा है, पहले तो गैस गैस का नेचर, दूसरा सॉल्वेंट का नेचर, और तीसरा टेम्परेचर, और चौथा आपका प्रेशर। जनरली गैसेस जो है इजीली क्या हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती हैं। कैसे, प्रेशर हम जब अप्लाई करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो है पास पास जाते हैं, तो वो लिक्विफाई की तरफ चलने लगती हैं। तो गैसेस जो है विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड आर मोर सोल्यूबल कॉमन सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल CO2 सोल्यूबल इन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। तो गैसेस विच आर कैपेबल टू फॉर्मिंग आयंस in aqueous solution are much more soluble in water than the other solvent. जैसे HCl, NH3 are highly soluble in water but not in organic solvent. Benzene, they do not ionized. मतलब क्या है, सीधा सा है कि गैसेस जो है वो कैपेबल होती हैं आयंस फॉर्म करने में, इसलिए वो ऐसे सॉल्वेंट में क्या होती हैं, इजीली सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाती हैं, जो कि आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे बेंजीन है वो कन्वर्ट होगा नहीं, बट HCl NH3 हो सकते हैं, तो आसानी से हमें ये जो है किस में डिसॉल्व हो सकते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं आसानी से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब गैसेस जो होती हैं, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस जो है एक्सपेंड होना शुरू हो जाती हैं। एक्सपेंड होना शुरू हो जाती हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ चलने लगता है, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर का क्या होता है, रिवर्स होता है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूबिलिटी के। तो सेम यहाँ पर भी होने वाला है कि एज ए टेम्परेचर इज इंक्रीज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्या है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगे। देन साथ में व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज सोल्यूबिलिटी विल इंक्रीजेस। एक क्वेश्चन है कि व्हाई डज एक्वेटिक एनिमल्स लिव बेटर इन कोल्ड वाटर देन द वार्म वाटर। तो अब बेटर इन कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर, वार्म वाटर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है देन कोल्ड वाटर से। तो वार्म वाटर में जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की जो डिसॉल्विंग पावर है, जो कि डिसॉल्व होगा, वो क्या होगी, कम होगी, और यहाँ ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी, इसलिए ठंडे पानी में जो है वो आसानी से रह पाते हैं। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इंक्रीज एज ए टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट एक्वेटिक एनिमल लिव बेटर इन कोल्ड वाटर देन द वार्म वाटर। जितना ज्यादा वार्म वाटर होगा उसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाएगी। प्रेशर का इफेक्ट डायरेक्टली पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं तो गैस जो है वो क्या हो, किसकी तरफ जाती है, लिक्विफिकेशन की तरफ जाने लगती है, और लिक्विफिकेशन की तरफ जाने लगती है तो क्या होगी, दोनों की सेम नेचर हो जाएगा, तो डिसॉल्विंग आसान हो जाएगी। तो इंक्रीज इन प्रेशर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज। देन हेनरी लॉ। अब हमने दो सोल्यूबिलिटी पढ़ी है, सॉलिड इन लिक्विड्स और दूसरा गैस इन लिक्विड्स। दोनों में हमने इफेक्ट भी पढ़े, टेम्परेचर के क्या इफेक्ट हो सकता है और प्रेशर का भी इफेक्ट पढ़े। अब पढ़ेंगे हम हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to the its mole fraction at constant temperature। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रिमेंबर रखना पड़ेगा आपको कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, कि उसका जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का, ठीक है, इन वेपर फेज में, वो उसके मोल फ्रैक्शन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा,
और जिसको बोलते हैं हम हेनरी कांस्टेंट। अब हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि अलग अलग गैसेस की सॉल्युबिलिटी बिल्कुल अलग अलग होती है। अब अलग अलग होगी तो केएच भी अलग अलग होगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि केएच डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। डिफरेंट गैस विल हैव द डिफरेंट केएच वैल्यू। अगर हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर पर, हायर वैल्यू जो होगी केएच की, लोअर होगी क्या? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अगर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है और केएच की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है केएच एज ए सॉल्युबिलिटी। तो यूनिट ऑफ केएच जो है वो सेम क्यों रहेगी प्रेशर के? क्योंकि ये भी जो है आपका किसमें होता है, एटीएम, टॉर और एमएम को कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में जो है केएच जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, केएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्रेशर अगर हम क्या करेंगे तो केएच जो है, केएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के है। और केएच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रेशर के है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो केएच ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो केएच विल डिक्रीज। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, केएच डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि केएच जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम प्रेशर बढ़ाते थे तो क्या होता था? सॉल्युबिलिटी बढ़ती थी। वेपर फेज मतलब की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी बढ़ती थी तो इसलिए यहाँ पर जो है सोल्यूबिलिटी की क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके हम अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं हेनरी कांस्टेंट के, सॉरी हेनरी लॉ के। तो हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला आपको याद रख लेना है कि जो भी गैस का पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा, किसके? उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हेनरी कांस्टेंट का जो है एप्लीकेशंस, तो पहला एप्लीकेशंस क्या है? तो केएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के। ओके, हम बात कर रहे हैं किसकी? एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में पहला तो है, सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो हाई प्रेशराइज्ड सील्ड होती हैं और उनको जो है ठंडा यूज किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए CO2 इन सोडा वाटर या फिर आपकी जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है उनको सील्ड करते हैं एट वेरी हाई प्रेशर। साथ में उनको जो है सर्व कैसे किया जाता है? उनको क्या है, टेम्परेचर क्या होता है? वेरी लो, तो कोल्ड सर्व किया जाता है। टेम्परेचर कम होगा तो उनकी सोलिबिलिटी और ज्यादा अच्छी होगी। देन साथ में लिविंग इन द हायर, जो पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड, वहां क्या होता है, हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन जो होगी कम होगी। क्यों? क्योंकि क्या है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो वहां क्या होगी? ऑक्सीजन कम होने वाली है। और उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है, उनको एनॉक्सिया हो जाता है। एनॉक्सिया क्या होता है कि इससे क्या हो जाता है, एबिलिटी टू थिंक जो है उनकी कम हो जाती है वहां पर जाकर। तीसरा, जब नीचे जाएंगे हम अल्टीट्यूड्स पे तो कम हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एयर की क्वांटिटी जो है, सॉरी ऑक्सीजन की। बट नीचे जैसे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। और प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी है एटमॉस्फेरिक गैसेस की ब्लड में क्या होगी, बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो उस केसेस में जो हो जाते हैं वहां होते हैं बैंड्स। ठीक है, तो बैंड्स को रिलीज, बैंड्स क्या होते हैं, वो बबल्स बन जाते हैं हमारे इसमें ब्लड में। लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी एटमॉस्फेरिक gas in blood when deep sea divers come towards the surface, pressure decrease and dissolved gases are released, forming bubble of nitrogen in blood which creates the condition as the band। काफी बार ये पेपर में आ चुका है बैंड और एनॉक्सिया। साथ में ये भी पूछा जा सकता है आपसे, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको हाई प्रेशर पर क्यों सील्ड किया जाता है ज्यादा से ज्यादा? क्यों? क्योंकि CO2 की जो सोल्युबिलिटी है वो बढ़ जाए। साथ में उनको चिल्ड सर्व किया जाता है, उसी वजह से किया जाता है क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी, वो ज्यादा होगी। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10⁻⁻² ग्राम ऑफ इथेन, ऑफ इथेन इज 1 bar
if solution contain 5.0 into 10 की power minus 2 of ethane, then what will be the partial pressure of gas? अब यहाँ हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, तो हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, मास ऑफ इथेन, मास ऑफ इथेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? पार्शियल प्रेशर के। वहां हमने पढ़ा था अभी, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के है, तो सिमिलरली मास के भी होगा वो। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? पार्शियल प्रेशर के। जब मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर के हो जाएगा, तो दोनों क्या होगा? एक दूसरे के होगा। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्या बन जाएगा हमारा? m1 अपॉन 1 गैस का m2 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2। पुट कर देंगे दोनों वैल्यूज। m1 हमारे पास कितना दिया हुआ है? 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस 2। m2 कितना दिया है? 5 पॉइंट इंटू 10 की पावर माइनस 2। साथ में P1 कितना है? 1 बार, और P2 हमें पूछा है। तो क्या होगा? 10 की पावर 2 से तो 10 की पावर 2 कट जाएगा, तो P की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी? 5 अपॉन 6.56। डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे, तो P हम कैलकुलेट करेंगे 500 अपॉन 656। तो P जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा, मतलब P2 कितना हो जाएगा? तो 1 टाइम तो जाएगा नहीं, 0.5000 हो जाएगा, तो सबसे वाली 7 टाइम्स, तो 762 बार जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many moles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 एग्जर्ट पार्शियल प्रेशर दे रखा है N2 का, और गिवन भी आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आप समझते हैं कि गिवन क्या है, क्या क्या चीज हमें मिली हुई है। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर N2 का दिया हुआ है, तो पी N2 हमें दिया हुआ है। कितना है पार्शियल प्रेशर N2? 0.987 बार, 0.987 बार हमें दिया हुआ है। देन इसके बाद जो है के एच की वैल्यू भी हमें दे रखी है। के एच कितना है? हेनरी कांस्टेंट 76.48 के बार, किलो बार। तो बार में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो बार में कन्वर्ट कितना होगा? 76.48 इंटू 10 की पावर 3 बार में हो जाएगा हमारे पास। तो के एच भी हमारे पास है। अब आपसे पूछा क्या गया है? हाउ मेनी मोल्स। तो हाउ मेनी मोल्स हमसे पूछा, सबसे पहले तो मैं मोल फ्रैक्शन ही कैलकुलेट हो पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू के एच और XN2, मतलब कि मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर हमें तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन बन जाएगा P पार्शियल प्रेशर N2 अपॉन के एच। तो पार्शियल प्रेशर N2 कितना है? 0.987 अपॉन के एच है 76.48 इंटू 10 की पावर 3। यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? तो इसकी कैलकुलेशन में लिख देता हूं। इसका आंसर आएगा 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो ये हमारे पास क्या होगा? मोल फ्रैक्शन होगा। मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती बिकॉज इट इज ए प्योर रेशियो, तो यही हमारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। बट पूछा क्या है इसने? कंसंट्रेशन, मतलब कि मोल्स। अब मोल्स पूछे हैं, तो मोल्स के लिए तो आपको फॉर्मूला, अब यहाँ सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो डिसॉल्विंग है, अब हमारे पास आया है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है पानी है,
पानी जो हमें दिया गया है, वो वाटर जो दिया गया है वो 1 लीटर है कंसंट्रेशन। अब 1 लीटर तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो 1 लीटर है तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर्मूला निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम N2 के, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आएंगे यहाँ पर, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स H2O। अब यहाँ क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो H2O के वो ज्यादा है बहुत, किससे, नंबर ऑफ मोल N2 से, इसलिए क्या होगा, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट कर देंगे तो सीधा फॉर्मूला हमारा बन जाएगा N2 इज इक्वल टू जो होगा नंबर ऑफ मोल्स N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स वाटर। अब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, 1 लीटर आपको दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वाटर, मतलब कि तो क्या होंगे, गिवन मास और 18 इसको डिवाइड करेंगे तो 55.55 आपका जो है नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाएंगे। देन पुट कर देंगे वैल्यू हम, नंबर ऑफ मोल्स हमें मिलेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स N2 जो है वो निकलेंगे कैसे, तो मोल फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर से कर देंगे। मोल फ्रैक्शन हमारा आया था 1.29 इंटू 10 की पावर -5 और उसके मोल्स आए 55.5, 55.5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो आएंगे वो क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की, तो हमें मिलेंगे 71.595 इंटू 10 की पावर -5। आपको ये जरूर याद रखना पड़ेगा कि जिसकी बहुत कम क्वांटिटी है तो उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं है तो दो बार उनको हम एक्स एक्स लिखेंगे तो वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने क्या किया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो है वो हमने क्या किए थे, नेग्लेक्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी जो है बहुत कम है उनकी। स्टेट हेनरी लॉ, आपको हेनरी लॉ बताना है, और साथ में लिखा हुआ है कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन जो है अंडर 760 mmHg। KH दिया हुआ है आपको, तो आपको निकालना क्या है, तो निकाल देंगे कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी। अब सोल्युबिलिटी निकालेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हेनरी कांस्टेंट, सॉरी हेनरी लॉ को स्टेट करना है, तो हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी gases in vapor phase is directly proportional to the its mole, sorry, its mole fraction। then तो गिवन में हमारे पास टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर 298 केल्विन है। देन साथ में प्रेशर कितना है, 760 है। और KH की वैल्यू कितनी है, 1.25 इंटू 10 की पावर 6 mmHg। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, P इज इक्वल टू KH एक्स, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जो होंगे वो हमारे कितने आ जाएंगे, और मोल फ्रैक्शन ही सोल्युबिलिटी है यहाँ पर, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर देंगे। तो P जो 760 है, KH 1.5 इंटू 10 की पावर 6 है, और इंटू इसको हम सॉल्व करेंगे तो 760 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो दो डिजिट्स तो यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगी हमारी, तो ये बन जाएगा 7.60, इसको जो है, तो ये बनेगा हमारा 7.60 इंटू 10 की पावर 2, ऊपर 10 की पावर -6 आ जाएगा नीचे से, और ये 1.25 यहाँ बचे। अब इनके डेसिमल दोनों के सेम है तो ये 760 अपॉन 125 ही बचेगा, और वहां उसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। इन दोनों की कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 6 टाइम्स जाएगा ये, और 6 टाइम्स फिर 0 फिर 8 इंटू 10 की पावर -4।
दैट इज द आंसर। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया है, और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज इट इज ए प्योर रेशियो। अब जो है हमारा एक टॉपिक हो गया है सॉल्युबिलिटी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर और साथ में पढ़ेंगे क्या? रॉल्ड्स लॉ। साथ में उसमें हम आइडियल सॉल्यूशंस, एजियोट्रॉप्स डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।